हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, ये हमारी जर्नल साइंस की सीरीज का 17th पार्ट है, 17वां भाग है। और जर्नल साइंस में जर्नल केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट है। जर्नल साइंस में जो जर्नल केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है हमारी, उसमें हमारा तीसरा पार्ट है। और इसके पहले 2 पार्ट हमने जर्नल केमिस्ट्री के उपलब्ध कराए हैं। और जर्नल साइंस की बाकी सीरीज के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए सभी सीरीज की आप चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेगुलर तरीके से अपडेट मिलती रहे। जो भी वीडियोस अपलोड हो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो ये शुरू करते हैं जर्नल केमिस्ट्री पार्ट 3। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, शुरुआत करते हैं सबसे पहले मिश्रण की। मिश्रण जो है क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक या फिर दोनों एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, मिश्रण कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व और यौगिक की बात हमने अपने पिछले वीडियोस में, केमिस्ट्री के पिछले वीडियोस में की है। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, इन सब की चर्चा हमने अपने पिछले वीडियोस में की है। तो इसकी विस्तार से चर्चा के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसकी हम सिर्फ यहाँ पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व अथवा यौगिक या फिर दोनों तत्व और यौगिक दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण का निर्माण होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक या फिर दोनों एक निश्चित अनुपात में आपस में मिले होते हैं तो मिश्रण कहलाते हैं। प्रकार की बात करते हैं तो मिश्रण का जो प्रकार है वो 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण सदैव 2 प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। जो पहला मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है और दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण की। तो समांगी मिश्रण पर नजर डालते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण जो होता है होमोजीनियस मिश्रण। इसके बारे में जानते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और जिनके गुणधर्म समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जो समांगी मिश्रण होता है, उसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और जो पदार्थ और तत्व मिलाए जाते हैं आपस में, उनका गुणधर्म भी समान होता है। तो ऐसे मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे नमक का जल में घोल, चीनी का जल में घोल, अमोनिया गैस का हवा में घोल, गंधक का कार्बन डाइऑक्साइड में घोल। ये जो समांगी मिश्रण के प्रमुख उदाहरण हैं। एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है कि नमक का घोल या फिर गंधक का कार्बन डाइऑक्साइड में घोल किस प्रकार का मिश्रण है। तो ये जो नमक का जल में घोल, चीनी का जल में घोल, अमोनिया गैस का हवा में घोल और गंधक का कार्बन डाइऑक्साइड में घोल एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। एक इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि समांगी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जो समांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और उनको अलग अलग रूप से नहीं देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित मात्रा में, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित मात्रा में मिलाया जाता है, और समांगी में निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है और विषमांगी में इसका जस्ट अपोजिट होता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो और जो पदार्थ हैं उनके गुणधर्म भी समान नहीं होते हैं, तो ऐसा जो मिश्रण बनता है वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब विषमांगी मिश्रण के उदाहरण देखेंगे। मिट्टी का तेल और पानी का मिश्रण, पानी और रेत का मिश्रण, धूल और हवा का मिश्रण। तो ये जो मिश्रण है इनका एक अनुपात भी अनिश्चित होता है और इनका जो गुणधर्म है इन दोनों तत्वों के, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मिट्टी के तेल और पानी की, तो इन दोनों के गुणधर्म भी अलग अलग हैं। पानी और रेत का जो मिश्रण होगा उनमें भी दोनों के गुणधर्म अलग होंगे।
तो इनसे जो मिश्रण बनता है वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। और इसमें मतलब विषमांगी मिश्रण में अवयवों के कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे कि पानी और मिट्टी के तेल का मिश्रण देखेंगे तो उसमें हम पानी को अलग और मिट्टी के तेल को अलग रूप से देख सकते हैं। पानी और रेत के मिश्रण में भी पानी और रेत को हम अलग अलग देख सकते हैं। और हवा का धूल में मिश्रण में भी धूल हमें हवा में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जबकि समांगी मिश्रण में अगर बात करते हैं तो चीनी का जल में जब घोल होता है वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो उसमें हम चीनी को उस घोल में नहीं देख सकते हैं। तो ये समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर है और ये इसकी जो है प्रमुख परिभाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिश्रण के उदाहरणों पर, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। किस प्रकार से पूछे जाते हैं? जैसे हवा किस प्रकार का मिश्रण है? तो हवा गैस का गैस से मिश्रण है। हवा गैस का गैस से मिश्रण है। इस प्रकार से सवाल एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से सभी मिश्रणों की चर्चा करेंगे उदाहरण में, एक एक उदाहरण को लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। तो जो हवा है वो गैस का गैस में मिश्रण है। हवा मिश्रण का एक उदाहरण है। हवा एक मिश्रण है और यह गैस का गैस से मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समुद्री जल या चीनी की। तो यह द्रव्य में ठोस का मिश्रण है। समुद्री जल और चीनी द्रव्य में ठोस का मिश्रण है। धुएं की बात करते हैं तो यह गैस में ठोस का मिश्रण है। जो धुआं है यह गैस में ठोस का मिश्रण है। आगे बात करते हैं सोडा की। तो सोडा जो है यह द्रव्य में गैस का मिश्रण है। सोडा द्रव्य में गैस का मिश्रण है। मिट्टी या गन पाउडर और बारूद की बात करते हैं तो यह ठोस में ठोस का मिश्रण है। जो मिट्टी है यह ठोस में ठोस का मिश्रण है। गन पाउडर और बारूद जो है यह भी ठोस में ठोस का मिश्रण है। आगे बात करते हैं नींबू का रस और पानी तथा पानी और अल्कोहल का मिश्रण। तो जो नींबू का रस और पानी है अथवा पानी और अल्कोहल का जो मिश्रण है यह द्रव्य में द्रव्य के मिश्रण का एक उदाहरण है। आगे बात करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल जो है ये कई हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है। तो ये मिश्रण और उनके उदाहरण है जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनको एक बार फिर से देखेंगे अच्छे से याद करने के लिए। तो हवा जो है गैस का गैस में मिश्रण है। समुद्री जल और चीनी द्रव्य में ठोस का मिश्रण है। धुआं गैस में ठोस का मिश्रण है। सोडा द्रव्य में गैस का मिश्रण है। मिट्टी गन पाउडर बारूद जो है ठोस में ठोस का मिश्रण है। नींबू का रस और पानी तथा पानी और अल्कोहल का मिश्रण द्रव्य में द्रव्य का मिश्रण है। और पेट्रोल जो है कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है। अब बात करते हैं मिश्रण के आगे मिश्रणों के पृथक्करण की। अब चूंकि मिश्रण कैसे बनता है, मिश्रण क्या होता है, इसकी चर्चा हमने अभी की है। अब दो मिश्रणों में से उनके अवयवों को पृथक करना जो है मिश्रणों का पृथक्करण कहलाता है। तो मिश्रणों के पृथक्करण में कौन कौन सी अभिक्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, किन किन अभिक्रियाओं के द्वारा हम उनको, किन किन विधियों के द्वारा हम उनको अलग कर सकते हैं, उस पर हम एक नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलन की। तो क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ना, क्रिस्टलन, इसमें अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित अवयवों को अलग किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन में अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित अवयवों को अलग करते हैं। आसवन विधि के द्वारा द्रव्य के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जो आसवन है उसके द्वारा द्रव्य के मिश्रणों को पृथक करते हैं। आसवन डिस्टिलाइजेशन जो होता है, डिस्टिलेशन जो है उसमें द्रव्य के मिश्रण को पृथक करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऊर्ध्वपतन की। ऊर्ध्वपतन में जो है ऊर्ध्वपतित पदार्थों को अलग करते हैं। ऊर्ध्वपतन क्या होता है, ऊर्ध्वपतित पदार्थ क्या होते हैं, इनकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन में इस विधि के द्वारा खनिज तेलों को शुद्ध किया जाता है। जो खनिज तेल है, जो हमारे पेट्रोल डीजल है और जो खनिज तेल है, उनको प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक किया जाता है। और ये मिश्रणों का पृथक्करण भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ण लेखन की। तो वर्ण लेखन जो है इसमें मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को उनकी अधिशोषण क्षमता के आधार पर अलग किया जाता है। और बात करते हैं भाप आसवन की।
तो भाप आसवन में कार्बनिक पदार्थ जो है उनका शुद्धिकरण भाप आसवन के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं ऊर्ध्वपतन की। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित, ऐसे ठोस पदार्थ, यहाँ पर ठोस जो है नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर ठोस पढ़ेंगे। ऐसे ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, ऊर्ध्वपतित पदार्थ कहलाते हैं। ऊर्ध्वपतित पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो वे ठोस पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, और यह अभिक्रिया जो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होने की अभिक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इस अभिक्रिया में मान लीजिए कोई ठोस है, उसको गर्म करते हैं, वो ऊर्ध्वपातित होकर जब गैस में परिवर्तित हो जाता है, और इस गैस को जब हम पुनः ठंडा करते हैं, पुनः ठंडे करने पर ये द्रव अवस्था में नहीं आकर सीधा ठोस अवस्था को ही प्राप्त करता है। मतलब इसमें जो अवस्था चक्र है ठोस का, वो सीधा गैस है और गैस से वापस ठोस है। तो ऐसे ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं, और यह विक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यह विक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, और इस क्रिया में वाष्प को पुनः ठंडा करने पर सीधे ठोस रूप प्राप्त होता है। इसके ऊर्ध्वपातित पदार्थों के प्रमुख उदाहरण है कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड और एंथ्रासीन। ये ऊर्ध्वपातित पदार्थों के एक प्रमुख उदाहरण है। इसमें क्या होता है, जो ठोस होता है, अब यहाँ ऊपर मान लीजिए अभिक्रिया गर्म करने से हो रही है। गर्म करने पर क्या होगा, जब हम हीट देंगे तो ठोस वाष्प में बनेगा, और ठंडा करने पर वाष्प पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये ऊर्ध्वपतन का मुख्य उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विलयन की। सॉल्यूशन, विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। किसी विलयन में निश्चित ताप पर विलायक एवं विलेय की मात्राएं निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित होती हैं। किसी विलयन में निश्चित ताप पर विलायक एवं विलेय की मात्राएं निश्चित सीमा तक परिवर्तित होती हैं। विलायक और विलेय क्या होता है, इसकी चर्चा अभी हम विस्तार से करेंगे। जानते हैं विलायक के बारे में। विलायक क्या होता है? विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है, एवं विलायक में ही विलेय कणों को घोला जाता है। और विलेय क्या होगा? विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी और वह विलेय कहलाएगा, और विलेय विलायक में घुल जाता है। और उदाहरण देखेंगे, जैसे कि हम चीनी और पानी का घोल जो है, शरबत जिसकी बात करते हैं, तो उसमें जो पानी है वो विलायक है, और चीनी जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। तो विलायक में विलेय घुल जाता है, मतलब पानी में चीनी घुल जाती है, तो ये एक विलयन है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं विलयन के। तो विलयन में उपस्थित विलेय कण फिल्टर पेपर या छन्नी को भी पार कर जाते हैं। जो विलेय कण होते हैं वो फिल्टर पेपर या छन्नी को भी पार कर जाते हैं। जो विलयन में उपस्थित विलेय कण होते हैं वो इतने पतले होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो फिल्टर पेपर और छन्नी को भी पार कर जाते हैं। विलेय कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इनकी त्रिज्या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होती है। जो विलेय कण हैं उनकी त्रिज्या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होने के कारण इनको सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। विलायक एवं विलेय पदार्थों पर चर्चा करेंगे। विलायक और विलेय पदार्थ, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये किस प्रकार से पूछा जाता है? तो जैसे जल है, जल में विलेय पदार्थ जो है वो चीनी, नमक, अल्कोहल और फिटकरी इत्यादि हैं। तो जल जो है वो विलायक है, और ये चीनी, नमक, अल्कोहल और फिटकरी जल में विलेय हो जाते हैं, तो इस वजह से ये सब विलेय पदार्थ हैं। आगे बात करते हैं ईंधन की। तो ईंधन में मोम, तेल और चर्बी विलेय है। ईंधन विलायक है, और मोम, तेल और चर्बी जो है वो ईंधन के विलेय पदार्थ हैं। अल्कोहल में कपूर, चमड़ा, लाख और आयोडीन ये विलेय पदार्थ है। विलायक अल्कोहल में विलेय पदार्थ कपूर, चमड़ा, लाख और आयोडीन है। तार पीन के तेल में विलेय पेंट है।
जो विलायक तारपीन का तेल है और इसमें विलेय पदार्थ जो है वो पेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं तो इसमें तेल, वसा, घी और मोम विलेय पदार्थ हैं। अब बात करते हैं विलायक के उपयोगों की। विलायक क्या होता है और इसके उपयोग क्या होते हैं। विलायक क्या होता है इसकी चर्चा हमने की है अभी, और विलायक का उपयोग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आयोडीन को स्प्रिट में घोलकर टिंचर आयोडीन का निर्माण करना, इसका एक मुख्य उदाहरण है। विलायक का जो उपयोग है, आयोडेक्स का निर्माण भी विलायक के उपयोग का एक उदाहरण है। बेंजीन व पेट्रोल का निर्माण ड्राई क्लीनिंग के रूप में, यह विलायक के उपयोग का उदाहरण है। एल्कोहल से इत्र का निर्माण विलायक के उपयोग का एक प्रमुख उदाहरण है। अनेक खाद्य पदार्थों का निर्माण भी विलायक, और पेय पदार्थ भी साथ में जो है वो भी विलायक के एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब बात करते हैं विलयन के प्रकारों की। विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त विलयन और दूसरा असंतृप्त विलयन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है इसकी चर्चा करते हैं। तो जो संतृप्त विलयन है, किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिनमें विलेय पदार्थों की अधिकतम मात्रा घुली होती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब वह विलयन जिसमें कोई भी विलेय पदार्थ है वो मैक्सिमम रूप से घुल जाता है। मान लीजिए पानी और चीनी का विलयन है, तो उसमें चीनी मैक्सिमम रूप से घुल जाती है, तो यह एक संतृप्त विलयन है। एक निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली होती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। आगे बात करते हैं असंतृप्त विलयन की, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिनमें विलेय पदार्थों की मात्रा को और अधिक घोला जा सकता हो, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। मतलब ऐसे विलयन जिनमें और ज्यादा जो विलेय पदार्थ है उनकी मात्रा कम घुली होती है और उनको और अधिक घोला जा सकता था, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। अब बात करते हैं विलेयता की, सोल्यूबिलिटी क्या होती है। तो किसी निश्चित ताप पर और दाब पर, एक निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की अधिकतम मात्रा विलयन की विलेयता कहलाती है। मतलब किसी भी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में जितना विलेय घुल जाएगा, जितना अधिकतम विलेय घुलेगा, वह उसकी विलेयता कहलाएगी, वो उसकी सोल्यूबिलिटी, विलयन की सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। आगे बात करते हैं, ताप बढ़ाने पर ठोस पदार्थों की विलेयता बढ़ती है। जब हम ताप बढ़ाते हैं किसी भी माध्यम का, किसी भी विलयन का, तो ठोस पदार्थों की विलेयता बढ़ जाती है। और कुछ अपवाद हैं, जैसे कुछ ठोस हैं जिनका ताप बढ़ाने पर जो है विलेयता घट जाती है। उसमें सोडियम सल्फेट, कैल्शियम साइट्रेट, ये जो अपवाद हैं, इनका अगर ताप बढ़ाते हैं तो इनमें जो विलेयता है वो कम हो जाती है, सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। अब आगे बात करते हैं विलयन की सांद्रता की। सांद्रता क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। किसी विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। मतलब किसी विलयन या विलायक में उपस्थित विलायक के इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना मिश्रण और विलयन के बारे में, और अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे जनरल केमिस्ट्री पार्ट 4 में कोलाइड और उसके आगे के चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या कुछ आपके सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।